मैं बड़े ओपन बात करूंगा, ये IMF एक इतना घटिया इदारा है, इतना ये पाकिस्तान दुश्मन इदारा है कि इसने आज तक जिंदगी के अंदर ये नहीं कहा कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं इनकी यशियां बंद करो, पाकिस्तान के हुक्मरानों की जो है जो एक एम्यूनिटीज हैं, जो इनकी लग्जरीज हैं, उनके ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए। वो कहता है गरीब को मार दो। उसके बाद गूगल जो है उसकी पेमेंट ड्यू है, वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट नहीं कर पा रही। इन मामलात के अंदर घुस के हुक्मरानों को बाहर निकाल के नोच के बाहर निकाल देना है। और आपको मैं बात बताऊं, श्रीलंका वाला हाल हो रहा है इस मुल्क का, तभी ये मुल्क ट्रैक के ऊपर होना है। अल्लाह ना करे मुआशी सूरत हाल हो। खान साहब को आज भी मैं बाबंगे दोहल ये बात करता हूँ, खान साहब फाइनेंशियली करप्ट नहीं है। दुनिया जान चुकी है कि उस बंदे की एक कॉल के ऊपर अरबों रुपया इकट्ठा हो जाता है। ही हैज नो इंटरेस्ट इन मनी। अल्लाह हैज गिवन हिम वेरी मच। अल्लाह ने उनको इज्जत दी, दौलत दी, शोहरत दी, हर चीज दे दी और अरूज पे दी। IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, उन्होंने पाकिस्तान को ऐसा झगड़ा हुआ है कि भाई वो मतलब गरीब अवाम को पीस रही है। वो एक प्लान के तहत पाकिस्तान के अंदर सिविल वॉर क्रिएट करना चाहते हैं। इस पॉडकास्ट में बैठ के ये कह रहे हैं कि जी मैं मर्सिया बनूंगा 22-24 करोड़ अवाम का। कल को आपके ऊपर अगर इस तरह के हाथ को टाइट होता है तो आप अपने नैरेटिव से पीछे नहीं हटेंगे। मैं आपको बात नैरेटिव से पीछे नहीं होऊंगा, मैं सब छोड़ दूंगा, पॉलिटिक्स छोड़ देंगे आने से पहले। चले इक़्तिदार छोड़ दूंगा, इक़्तिदार लूंगा, अपनी कंडीशंस पे लूंगा, अपने सूबे पे लूंगा। 22 करोड़ अवाम, 24 करोड़ अवाम का लीडर बनने का मुझे कोई शौक नहीं है। डॉक्टर साहब, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त मईशत की हालत चल रही है, इनफैक्ट वर्ल्ड वाइड जिस वक्त रिसेशन है, पाकिस्तान के अंदर वो वाली रिसेशन का प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन जो हमारे इंटरनल पॉलिटिकल इशूज़, हमारी अपनी बदफेलियाँ, इसको किस तरह से देखते हैं? मैं ये समझता हूँ कि जो आपने बात की है ना, उस तरह का इशू नहीं है। मैं ये समझता हूँ उस तरह का इशू बिल्कुल है। देखें, अभी कल की न्यूज़ थी कि जो डीजल के ज़खायर हैं वो ख़त्म होने पे आ गए हैं। उसके बाद गूगल जो है उसकी पेमेंट ड्यू है, वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट नहीं कर पा रही। LC'याँ जो है वो नहीं खुल पा रही। आप बिल्कुल जो है वो इम्पोर्ट्स जो है आपके तकरीबन ना होने के बराबर है। और इम्पोर्ट्स को डिस्करेज नहीं किया जा रहा। इम्पोर्ट्स पे ऑफ करने के लिए मल्टीनेशनल कंपनीज़ को पाकिस्तान के बैंक्स के पास फंड्स नहीं है, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ बहुत ही ज़्यादा एक इस वक्त पाकिस्तान जो है वो मुश्किल हालात से गुजर रहा है। और अगर इसको फौरी तौर पे विद इन डेज़, हमारे पास कोई मंथ्स भी नहीं है, हमारे पास मतलब विद इन डेज़, विद इन आवर्स अगर इसके ऊपर वर्क ना किया गया और एक आप कह लें कि कोई हल ना निकाला गया, तो पाकिस्तान जो है वो कोलैप्स कर सकता है। अल्लाह ना करे कभी ऐसा वक्त आए। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ हुकूमत को बिल्कुल इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। और पाकिस्तान के मैं ये समझता हूँ बिजनेसमैन्स को जो है वो एक लाइसेंस में लाना चाहिए और उनसे मशवरे लेने चाहिए। एक पैनल बनाना चाहिए कि किस तरह मुल्क की मईशत के अंदर हम बेहतरी कर सकते हैं, किस तरह जो हमारा जो एक नुकसान है, एक डेफिसिट है, वो उसको पूरा किया जा सके। उसके अलावा जो मैं ये समझता हूँ ना कि जो एक बैनुल अक़वामी इदारे हैं जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, उन्होंने पाकिस्तान को ऐसा झगड़ा हुआ है कि भाई वो मतलब गरीब अवाम को पीस रही है। वो एक प्लान के तहत पाकिस्तान के अंदर सिविल वॉर क्रिएट करना चाहते हैं। मतलब इतना मैं बड़े ओपन बात करूंगा, ये IMF एक इतना घटिया इदारा है, इतना ये पाकिस्तान दुश्मन इदारा है कि इसने आज तक जिंदगी के अंदर ये नहीं कहा कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं इनकी यशियां बंद करो, पाकिस्तान के हुक्मरानों की जो है जो एक एम्यूनिटीज हैं, जो इनकी लग्जरीज हैं, उनके ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए। वो कहता है गरीब को मार दो, गरीब के ऊपर वो टैक्स डाल दो, पेट्रोल के ऊपर टैक्स डाल दो, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर टैक्स डाल दो, कोई भी ऐसी बुरी चीज उसके ऊपर टैक्स इंपोज नहीं होता। कोई भी बुरी चीज, हम चल भी तो नहीं सकते ना। आप मेरी बात सुने ना, कोई भी बुरी चीज आप सिगरेट के ऊपर नहीं टैक्स लगा सकते क्योंकि वो चाहते हैं बर्बाद हो कौम। फिल्मों के ऊपर टैक्स नहीं है। हर वो चीज जिससे आपका घर चलेगा, चाहे खुर्दोनोश के ऊपर, दूध के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर, जिसमें पूरी दुनिया के अंदर सब्सिडीज दी जाती हैं, उसके ऊपर टैक्स इंपोज कर रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि एक प्लान के तहत आप अपनी IMF से जान छुड़ा लें, कोई ऐसा प्लान तैयार कर लें, वरना IMF अकेला ही काफी है मुल्क को बर्बाद करने के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, कहना बड़ा आसान है कि इससे जान छुड़ा लें, कैसे को प्लान है? मैं बताता हूँ, मेरे पास प्लान है जी, ठीक है। आप मुझे एक बात बताएं पहले, IMF की आप हिस्ट्री उठा के लेंगे, जिन मुल्कों को ये बेल आउट देने गया ना, वो मुल्क तबाह बर्बाद कर दिया, मुल्क दिवालिया कर दिया, मुल्क बिकने भी आ गए, ठीक है। श्रीलंका की भी मिसाल आपके सामने, हांगकांग की मिसाल आपके सामने है। तो मतलब ये बड़े प्लान के तहत मुल्क बिकवाते हैं। हाँ, प्लान ये है भाईजान, आप जो है अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, आपके पास जो चीज़ें मौजूद हैं, आप जो है उनको फ्लरिश करें, उनको आप जो है वो सेल आउट करें। मिसाल के तौर के ऊपर आपके पास भाईजान हज़ारों एकड़ ज़मीन मौजूद है, आप वहाँ पे हाउसिंग के प्लान जो है वो हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स वहाँ पे प्लान आउट करें। तो कर दिया, आपकी सारी ग्रीन लैंड को कन्वर्ट कर दिया। मैं आपको बताऊं कि एक प्लान नहीं था ना, आपके पास एक पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है, बिल फर्ज हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास लैंड है, हम उस लैंड, दुबई के पास क्या था, दुबई के पास लैंड ही थी ना, उसने लैंड को ऐसे ज़बरदस्त रूल्स अप्लाई किए, ऐसे ज़बरदस्त उसको वहाँ पे डेवलपमेंट की और वहाँ पे पूरी दुनिया का सरमायादार वहाँ पे आके बैठ गया, ठीक है। आप गवादर को उस लेवल पे क्यों नहीं लेके जाते? बिल्कुल सही है। आप लाहौर, इस्लामाबाद, कराची के अंदर ऐसे जोन्स क्यों नहीं बनाते जहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स आए यहाँ पे और इन्वेस्टमेंट करें? यहाँ पे मल्टीनेशनल ग्रुप्स क्यों नहीं आ रहे? यहाँ पे डमैक क्यों नहीं आ रही? यहाँ पे इमार क्यों नहीं आ रही? यहाँ पे ट्रम्प कॉर्पोरेशन क्यों नहीं आ रही? मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए आप वो वाली सहूलियात तो यहाँ मुयसर करें
करें, उनको सिक्योरिटी दें, उनको आप उनकी देखें, हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्टर की कोई सिक्योरिटी नहीं है। बिल्कुल। दुबई के अंदर आप जो है 10 दिरहम भी कहीं इन्वेस्ट करेंगे, दुबई गवर्नमेंट आपको तहफ़्फ़ुज़ देती है। तो ये जो है वो ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी होती हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर आए यहाँ पे, आपके पास क्या चीज़ है और एक्सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। कोई नमक, आप ऐसी मैनिपुलेशन है हुक्मरानों की, नमक जो है वो आपका 10 वायों से जाके फिर आपको बिकने आ जाता है, ठीक है। आपका लेदर जो है वो आपने इंडस्ट्री को बड़े टेक्निकल तरीके से तबाह बर्बाद कर दिया है। टेक्सटाइल की इंडस्ट्री को आपने इतनी महंगी बिजली दी, इतनी महंगी गैस दी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अपने बेड़ा गर्क कर दी है। तो जो आपको वसाइल मौजूद हैं उनको ही आप अगर दुरुस्त कर लें तो आप फिर अपनी इकोनॉमी को बहुत बूस्ट कर सकते हैं। बांग्लादेश की मिसाल आपके सामने है, इस वक्त सबसे बड़ी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री कहाँ पे है? सारे पाकिस्तानी, ठीक है। वो बांग्लादेश जिसके हम टके को जो है ना मुहावरतन इस्तेमाल करते हैं कि 2 टके का आदमी नहीं है, 2 टके की चीज नहीं, तो आज वो टका जो है वो रुपए के मुकाबले के अंदर डबल है, ठीक है। रुपए के मुकाबले मुस्तहकम भी है, रुपए के मुकाबले मजबूत भी है। तो मैं कहता हूँ बांग्लादेश की पॉलिसी आप जो है ना वो इंप्लीमेंट कर लें। और दूसरी बात ये है, पाकिस्तान के अंदर ओनरशिप नहीं है। Everyone criticize Pakistan, no one owns Pakistan, ठीक है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये, हमारा हर हुकूमती इदारा क्यों तनज़ुली का शिकार है? स्टील माफिया बना हुआ है, स्टील इंडस्ट्री फ्लरिश कर गई, पाकिस्तानी स्टील का सत्यानाश कर दिया इन्होंने। रेलवे जो है, रेलवे वो क्यों तनज़ुली का शिकार है? पूरी दुनिया में इस वक्त देखें रेल का जो निज़ाम है वो बेहतर से बेहतर हो रहा है। हमारा तनज़ुली की तरफ जा रहा है, हमारा सिर्फ बातों की हद तक है। मैं वो बताऊं, मिनिस्टर्स करप्ट है, ब्यूरोक्रेसी करप्ट है, ठीक है, ठीक है। आप वहाँ पे पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले बंदे वहाँ पे शामिल कर लें, वहाँ पे आप इनके ऊपर पाबंदियाँ लगा दें कि ये मुल्क से बाहर नहीं जा सकते, इनने पाकिस्तान के अंदर ही रहना है, पाकिस्तान के अंदर इन्हें सर्व करना है, ये कहीं भी बाहर भाग के नहीं जा सकते। तो सर कौन लगाएगा ये पाबंदी? है मैं देखें लास्ट टाइम भी आपसे पूछा है, ये जो आप पॉइंट आउट कर रहे हैं चीज़ें, ये हकीकत है, ऐसे ही है, लेकिन कौन सही करेगा इसको? आम आवाम की अगर आप बात करें, अब मैं आज मुझे 3 दफ़ा मैसेज आया बैंक की तरफ से, $30,000 से ज़्यादा बाहर नहीं भेज सकते। आप कह रहे हैं जी बाहर से सरमायाकारी है। आपको बड़ा मैसेज, मैं समझता हूँ ये तो कोई मैसेज नहीं है, मैसेज तो ये अलार्मिंग है कि आप बाहर से पैसे मंगवा भी नहीं सकते। दुनिया इस वक्त दुनिया में कोई बंदा पाकिस्तान पैसे भेजा नहीं भेज सकता हमारी इस एक फिक्स अमाउंट से ज़्यादा। बिल्कुल ऐसी है हमारी इस वक्त औकात तो ये है कि हम एक प्रॉपर तरीके से एक नीडल तो बना नहीं सकते, वो भी हम बाहर चाइना से ले रहे हैं। देखिए बात ये है, देखें हम ये बात कर रहे हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए, कौन करेगा? ज़हरी बात है, हम फिर उनके मोहताज हैं और हम लोग करेंगे, हम लोग अब आगे आएंगे, हम लोग इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, हम लोग जो है आवाम को अवेयरनेस देंगे और हमें ही कुछ करना पड़ेगा। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान तनज़ुली का शिकार है और अगर अब पाकिस्तान को लीडरशिप ना मिली, पाकिस्तान को इस वक्त पीटीआई की लीडरशिप की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान को इस वक्त नून लीग की लीडरशिप की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान को पीडीएम की लीडरशिप की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान को इस वक्त पाकिस्तान की लीडरशिप की ज़रूरत है। एक ऐसा लीडर पैदा होना चाहिए जो कौम को मुत्तहिद करे, जो कौम के अंदर पाकिस्तानी का तासुब जो है वो पैदा करने में कामयाब हो, जो कौम को खड़ा कर दे। अच्छा, मैं डिसएग्री करता हूँ आपसे, वो इस वजह से लीडर आएगा वो पॉलिटिकल तो शायद थोड़ा सा चेंज ला सके, लेकिन इन इदारों में जिनकी आपने अभी जिक्र किया 30-30, 40-40 साल से जो यहाँ पे लोग बैठे हैं, जो रजिस्टरों में खाते लिख के रिश्वत लेते थे, आप उसको जब बोलेंगे सिस्टमेटिक हो जाओ, वो कहाँ सुनेगा आपकी बात? सज़ा का निज़ाम नहीं होगा, जब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ नहीं होगी, तब यही मामला होते हैं। जिस बंदे को पता है कि मैं अपनी कुर्सी का जितना मर्जी इस्तेमाल करूँ गलत, जितना मर्जी बेदरीक अपने वसाइल का इस्तेमाल करूँ, अपने महकमे के वसाइल को तबाह बर्बाद करूँ और मेरी कोई जो है वो सुनवाई नहीं होगी, मुझे कोई सज़ा नहीं मिलेगी, तब वो इस तरह ही अपने इख्तियारात का मिसयूज़ करता रहेगा। आप कानून जो है यहाँ पे जो एक मुहावरा बना हुआ है और यहाँ पे एक मिसाल भी है, कानून सिर्फ गरीब आदमी के लिए है, ताकतवर आदमी के लिए कानून नहीं है। जब ताकतवर आदमी के लिए कानून बन जाएगा, जब इदारों में काम करने वाले इदारों के सरबराहान को ये पता लगेगा कि अगर हमने कोई गलत की तो ये अवाम जो है हमारे अवाम के हाथों में हमारा गिरेबान होगा और अदालतें जो है वो हमें कड़ी से कड़ी सजाएं देंगी, उस दिन आपका निज़ाम बेहतर हो जाएगा। आपको लगता है अवाम सही है? अवाम ठीक है, कैसे? अवाम मासूम है, कैसे? अवाम मासूम है। अवाम आज आप एक पार्टी बना लें, उस पार्टी का जो मर्जी मंशूर है, अवाम तो यहाँ पे आपने बताया कौन सी पार्टी नाकाम हुई आज तक तरीके पाकिस्तान के अंदर। और जिस मुल्क के अंदर एक बड़ी गंदा मुहावरा है, एक ऐसा बंदा जो कि सड़क और चौराहों के अंदर नंगा बैठा होता है उसके मुरीदैन बन जाते हैं, तो उस मुल्क के अंदर आपके समझते हैं अवाम शऊर वाली है? अवाम मासूम है, अवाम इलिटरेट है। अवाम को एजुकेट करें, अवाम को अब जिस तरफ चलाना चाहेंगे चलाएंगे। आज तक हर सियासी पार्टी ने, हर मजहबी पार्टी ने अवाम को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया है। 1947 से आज तक अवाम इस्तेमाल होती आ रही है, सही है, ठीक है, होती आ रही है, इसमें कोई शक तो नहीं है। आज आप उस दौर के अंदर खड़े हुए हैं, 2022 के अंदर पाकिस्तान की हर पार्टी इक़्तिदार में है। आप मुझे बताएं, काफी इक़्तिदार में है, पीपल पार्टी इक़्तिदार में है, नून लीग इक़्तिदार में है, पीटीआई इक़्तिदार के अंदर है,
JUI इक़्तिदार के अंदर है, ANP भी इक़्तिदार में है, MKM भी इक़्तिदार में। आज तक आप मुझे बताएं कि अभी भी सारे रो रहे हैं, सारे इक़्तिदार में और सारे रो रहे हैं। ये आप जरा देखें अवाम के साथ कैसा मजाक हो रहा है। सही है, सारी पार्टियां मुल्क पाकिस्तान की इक़्तिदार में है और सारी पार्टियां अभी भी ब्लेम गेम खेल रही है और मुतमिन नहीं है। आप मुझे जरा ये जरा मैं आपको एक ऐसी बात बताइए, किसी ने इस बारे में सोचा नहीं है। लेकिन आपकी बात से ही बात निकालूंगा यहाँ पे, जिस तरह आपने कहा कि अवाम बेवकूफ़ है इस वक्त और बन रही है 1947 से। सर जब अवाम में इतना शऊर ही नहीं है तो आप किसको जगाने की बात कर रहे हैं? आप अगर एक कामयाब सियासतदान बन भी जाते हैं, किसको जगाएंगे? अवाम को ये पता नहीं है कि हमारे हकूक क्या हैं, अवाम को ये पता ही नहीं हमारे राइट्स क्या हैं। सर पता चलने नहीं देना ना सर, अब हम पता लगने देंगे, हम वही तो शऊर बेदार करेंगे, वही तो शऊर बेदार कर रहे हैं कि ओ भाई तुम जब पैदा हो रहे हो तो कर्जा लेके पैदा हो रही है, कर्जा तुमने नहीं लिया, ये कर्जा तुम्हारे हुक्मरानों ने लिया है जो तुम्हारे वोटों से ऐवानों के अंदर बैठे हुए हैं। खुदारा अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। और ये मैं टैक्स देता हूं तो अस्पताल बनते हैं, ये कोई एहसान नहीं कर रहे, उन्होंने मुझसे वोट इसी काम के लिए लिया हुआ है। तो तुम अपनी तस्वीर उतारो, ये मेरा हक है अस्पताल बनाना, अस्पतालों के अंदर अपना इलाज करवाना, ये मेरा हक है, ये एहसान नहीं है। वो तो बड़े आराम से कह देते हैं जी हमारे पास पाकिस्तानी अवाम, मैं बताऊं आपको, पाकिस्तानी अवाम तो इतनी भोली है, इनके पैसों से रोड्स बनाते हैं और उस रोड के ऊपर इनके उससे भत्ता भी लेते हैं कि भाई टूल टैक्स दो, तुम्हें इस रोड इस्तेमाल करनी है। अच्छा, मेरे पैसे से रोड बनी है और मैं उसे किराया भी दे रहा हूँ, ये कमाल नहीं, मजाक हो रहा हमारी कौम के साथ। ये तो पूरी दुनिया में हो रहा है। देखें, मैं आपको बात बताऊं, दुनिया के अंदर टैक्सेशन का एक निजाम है। यहाँ पे टैक्स का क्या निजाम है? यहाँ पे आप 100 रुपए कार्ड ले, पहले उसमें से 25 रुपए कटवाते हैं, फिर एक पैकेज कराएं उसमें से आप पैसे कटवाते हैं, फिर कॉल करें उसमें से भी टैक्स कटवाते हैं। मतलब 100 के कार्ड से आप 40 रुपए इस्तेमाल करते हैं। तो सर ये इतने बड़े बड़े जो बने हुए महल बने हुए कैसे चलेंगे? मैं आपको यही बता रहा हूँ कि मोहल्ला तो हमने नहीं चलाने हैं, हमने मोहल्लात नहीं चलाने, हमने इन मोहल्लात के बाहर जो है ना, इन मोहल्लात को अपने हाथों से तोड़ देना है। ये अवाम ने तोड़ देना इन मोहल्लात को, इन मोहल्लात के अंदर घुस के हुक्मरानों को बाहर निकाल के नोच के बाहर निकाल देना है। और आपको मैं बात बताऊं, श्रीलंका वाला हाल हो रहा है इस मुल्क का, तभी ये मुल्क ट्रैक के ऊपर होना है। अल्लाह ना करे मुआशी सूरत हाल हो, लेकिन अवाम इतनी शऊर उनका बेदार देखे, जब अवाम की अब रोटी बंद कर देंगे ना, ब्रीदिंग स्पेस बंद कर देंगे, अवाम ने फिर फ्रस्ट्रेट होकर निकलना है और इनके मोहल्लात के अंदर घुस के जो है ना, इनको बाहर निकाल के इनकी औकात याद दिलानी है। लेकिन डॉक्टर खान साहब भी तो यही नारे लगाते थे, वो भी तो यही बातें करते थे कि मैं ये जितने PM हाउस है उसको तोड़ दूंगा, यूनिवर्सिटी बना दूंगा, गवर्नर हाउस को मैं लाइब्रेरी बना, क्या बना? तो खान साहब से हम इख्तलाफ करते हैं इस पॉइंट के ऊपर। खान साहब ने क्यों नहीं सूद का खात्मा किया? खान साहब ने क्यों नहीं शराब के अड्डे बंद कराए? खान साहब ने क्यों नहीं फांसी के खिलाफ कोई जो है वो एक इकदाम उठाए? खान साहब के दौरे इक़्तिदार के अंदर क्यों गलत काम होते रहे? खान साहब के दौरे इक़्तिदार के अंदर क्यों नहीं करप्शन रुकी? खान साहब के दौरे इक़्तिदार के अंदर क्यों नहीं पुलिस रिफॉर्म्स आए? खान साहब के दौरे इक़्तिदार के अंदर क्यों नहीं गवर्नर हाउस लाइब्रेरी बना? तो हम इस बात पे खान साहब को अकाउंटेबल कहते हैं कि खान साहब दीज वर योर कमिटमेंट्स। आपके इक़्तिदार के अंदर क्यों नहीं ग्रीन पासपोर्ट को इज्जत मिली? आपके इक़्तिदार के अंदर क्यों पाकिस्तानी ओवरसीज जो है वो रुलता रहा, जलील होता रहा? तो खान साहब हमें जवाब दें। तो अगर खान साहब इस बातों का हमें जवाब नहीं देंगे तो हम अगली बार खान साहब को वोट नहीं डालेंगे। खान साहब अगर हमें कायल कर लेंगे, हम फिर खान साहब को एक चांस देंगे। तो आपको नहीं लगता कि उन्होंने कोशिश की होगी, लेकिन ये माफिया ने नीयत अल्लाह ताला, ये खान साहब और अल्लाह ताला का मामला है, नीयत हम नहीं जानते। खान साहब को आज भी मैं बाबंगे दोहल ये बात करता हूँ, खान साहब फाइनेंशियली करप्ट नहीं है, ठीक है। खान साहब भोले आदमी हैं, अगर वो भोले बन गए हैं, किसी ने को डिसीव कर लिया, किसी ने को ना पे करप्शन कर लिया, तो खान साहब का इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये दुनिया जान चुकी है कि उस बंदे की एक कॉल के ऊपर अरबों रुपया इकट्ठा हो जाता है। ही हैज नो इंटरेस्ट इन मनी। अल्लाह हैज गिवन हिम वेरी मच। अल्लाह ने उनको इज्जत दी, दौलत दी, शोहरत दी, हर चीज दे दी और अरूज पे दी। तो मैं ये समझता हूँ नीयतों का हाल अल्लाह जानता है, वो क्या मजबूरियां थी, अब आके वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि वही इस्टेब्लिशमेंट है जिनके साथ आप मुज़ाकरात करके, जिनके साथ आप जिनके कंधों पर चढ़ के जो है ईवानों के अंदर आए, अब उस इस्टेब्लिशमेंट को ब्लेम देने का फायदा नहीं। आप फिर डायनामिक्स बदलें, फिर आप जिस तरह अब खड़े हुए इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट या ऐसी कुव्वतों के अगेंस्ट जो आप समझते हैं कि पावर नेगोशिएटर्स हैं, कि जिसको चाहे वो इख्तियार में रहते हैं, ठीक है, फिर आप उनके बगैर आए ईवानों के अंदर और अपनी मनमानी करें और अपने जो असूल है उनको इंप्लीमेंट करें। इस बार कोई ऐसा मसला नहीं। आपने अवाम को फिर एक बार अपना नैरेटिव बदला। पहले आप प्रो इस्टेब्लिशमेंट से या जो भी इस्टेब्लिशमेंट का भी एक नैरेटिव था कि भाई हमने सपोर्ट किया तो ये वानों में आए हैं, हमने इनको वानों में बिठाया, ठीक है, अब आप उनके गेस्ट चल रहे हैं, आप यही नैरेटिव रख के आए हैं, वानों के अंदर दोबारा है और अपने जो है वो विजन को और अपने जो इक़्तिदार को सही इस्तेमाल करते हैं, मुल्क के अंदर रिफॉर्म्स लाएं। और अगर हमें, मैं समझता हूँ अब अवाम भी बड़ी बात शुरू होगी, अब डिसीव करना इतना आसान नहीं रहेगा। एक तरफ आप कह रहे हैं अवाम भोली है, एक तरफ आप कह रहे हैं अवाम बाशूर होगी, ये सब देखिए भोली है ना। आप अवाम के 10 नैरेटिव चेंज करें 10 सालों के अंदर, आपके हर नैरेटिव को अवाम सपोर्ट करे तो अवाम को क्या कहेंगे? भोली है। सब मुझे ना देखें, मैं भी यूट्यूब खोल लेता हूँ आपके सामने, 36 इस तरह की तकरीरें मिलेंगी, 36 इस तरह के मोटिवेशनल स्पीकर मिलेंगे जिनको अल्लाह ने पावर भी दी, लेकिन वो सिस्टम के हाथों मजबूर होकर गिव अप कर दिया। क्या मैं ये समझ सकता हूँ कि डॉक्टर सुबैल इकराम जो आज इस पॉडकास्ट में बैठ के ये कह रहे हैं कि जी मैं मर्सिया बनूंगा 22-24 करोड़ अवाम का, कल को आपके ऊपर अगर इस तरह के हाथ को टाइट होता है
तो आप अपने नैरेटिव से पीछे नहीं हटेंगे? मैं आपको बात नैरेटिव से पीछे नहीं होऊंगा, मैं सब छोड़ दूंगा, पॉलिटिक्स छोड़ देंगे आने से पहले, चले इक़्तिदार छोड़ दूंगा, इक़्तिदार लूंगा अपनी कंडीशंस पे लूंगा, अपने सूलों पे लूंगा। 22 करोड़ आवाम, 24 करोड़ आवाम का लीडर बनने का मुझे कोई शौक नहीं है। मैं तो आपको पहले भी बताया, मैं अगर इक़्तिदार में आऊँगा तो मैं तो फिर भी बात करूँगा लॉजिकल, मैं सूद के खात्मे की बात करूँगा, मैं अल्लाह ताला के अहकामात की बात करूँगा जो कि हमारे आइन के अंदर लिखा हुआ कुरान सुन्नह इज़ द सुप्रीम लॉ। इसके अलावा तो मैं बात भी कोई नहीं करूँगा। चल वी होप कि इंशाल्लाह ये आपकी जो है ना ख्वाहिश पूरी होगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि किसी भी कौम को कौम बनने में सदियाँ लगती हैं, अरसा लगता है और कुर्बानियाँ भी। और अभी तो मैं समझता हूँ कि 70-72 साल का जो मलबा है ये समेटना शुरू किया है अभी, ठीक है, और इस पर टाइम लगेगा, टाइम देना चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। मैं समझता हूँ कि मायूस नहीं होना चाहिए, और इंशाल्लाह जब आप कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला को कामयाबी देता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।